नमस्कार दोस्तों, मैं कंचन बारोलिया हिंदी साहित्य धारा के इस मंच पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज हम अज्ञे द्वारा रचित कहानी का अगला भाग पढ़ेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने आदि कहानी कर ली थी। आज हम उससे आगे का भाग पढ़ेंगे। जो साथी सीधे ही इस देख रहे हैं, वो कृपया इससे पहले वाली क्लास अवश्य देखें। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। मुझे एकाएक याद आया, बहुत दिनों की बात थी, जब हम अभी स्कूल में भर्ती हुए ही थे। जब हमारा सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ी विजय थी हाजिरी हो चुकने के बाद चोरी से क्लास से निकल कर भागना और स्कूल से कुछ दूरी पर आम के बगीचे में पेड़ों पर चढ़कर कच्ची अमियाँ तोड़ तोड़ कर खाना। मुझे याद आता है, कभी जब मैं भाग आता और मालती नहीं आ पाती थी, तब मैं भी खिन्न मन लौट आया करता था। मालती कुछ नहीं पढ़ती थी, उसके माता पिता तंग थे। एक दिन उसके पिता ने उसे एक पुस्तक लाकर दी और कहा कि इसके 20 पेज रोज पढ़ा करो। हफ्ते भर बाद मैं देखूं कि इसे समाप्त कर चुकी हो, नहीं तो मार मार कर चमड़ी उधेड़ दूंगा। मालती ने चुपचाप किताब ले ली, पर क्या उसने पढ़ी? वह नित्य ही उसके 10 पन्ने 20 पेज फाड़कर फेंक देती, अपने खेल में किसी भांति फर्क न पड़ने देती। जब 8वें दिन उसके पिता ने पूछा, किताब समाप्त कर ली? तो उत्तर दिया, हाँ कर ली। पिता ने कहा, लाओ मैं प्रश्न पूछूंगा। तो चुप खड़ी रही। पिता ने फिर कहा तो उद्दत स्वर से बोली, किताब मैंने फाड़कर फेंक दी है, मैं नहीं पढ़ूंगी। उसके बाद वह बहुत पिटी, वह अलग बात है। इस समय मैं यही सोच रहा था कि वही उद्दत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है, कितनी शांत और एक अखबार के टुकड़े को तरसती है। यह क्या है? यह तभी महेश्वर ने पूछा, रोटी कब बनेगी? बस अभी बनाती हूँ। पर अब की बार जब मालती रसोई की ओर चली, तब टीटी की कर्तव्य भावना बहुत विस्तीर्ण हो गई। वह मालती की ओर हाथ बढ़ाकर रोने लगा और नहीं माना। मालती उसे गोद में लेकर चली गई। रसोई में बैठकर एक हाथ में उसे थपकने और दूसरे से कई एक छोटे छोटे डिब्बे उठाकर अपने सामने रखने लगी। और हम दोनों चुपचाप रात्रि की और भोजन की और एक दूसरे से कुछ कहने की और न जाने किस किस न्यूनता की पूर्ति की प्रतीक्षा करने लगे। हम भोजन कर चुके थे और बिस्तरों पर लेटे गए थे और टीटी सो गया था। मालती पलंग के एक और मोम जमा बिछाकर उस पर लिटा गई थी। वह सो गया था, पर नींद में कभी कभी चौंक उठता था। एक बार तो उठकर बैठ भी गया था, पर तुरंत ही लेट गया। मैंने महेश्वर से पूछा, आप थके होंगे, सो जाइए। वह बोले, थके तो आप अधिक होंगे, 18 मील पैदल चलकर आए हैं। किंतु उनके स्वर ने मानो जोड़ दिया, थका तो मैं भी हूँ। मैं चुप रहा। थोड़ी देर में किसी अपर संज्ञा का मतलब है लक्षण, जिसका पता हमें लक्षणों से चलता हो। अपर संज्ञा ने मुझे बताया वह ऊँग रहे हैं, मतलब उनके लक्षणों से उन्हें पता चला कि वो ऊँग रहे हैं। तब लगभग 10:30 बजे थे। मालती भोजन कर रही थी। मैं थोड़ी देर मालती की ओर देखता रहा। वह किसी विचार में, यद्यपि बहुत गहरे विचार में नहीं, लीन हुई धीरे धीरे खाना खा रही थी। फिर मैं इधर उधर खिसक कर पर आराम से होकर आकाश की ओर देखने लगा। पूर्णिमा थी, आकाश अनभ्र था। अनभ्र का मतलब होता है बिना बादलों के, मतलब आकाश साफ था। मैंने देखा उस सरकारी क्वार्टर की दिन में अत्यंत शुष्क और नीरस लगने वाली स्लेट की छत भी चांदनी में चमक रही है। अत्यंत शीतलता और स्निग्धता से छलक रही है, मानो चंद्रिका उस पर से बहती हुई आ रही हो, झर रही हो। मैंने देखा पवन में चीड़ के वृक्ष, गर्मी से सूखकर मटमेले हुए चीड़ के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे हो कोई राग जो कोमल है किंतु करुण नहीं, अशांति में है किंतु उद्वेग में नहीं। मैंने देखा प्रकाश से धुंधले नीले आकाश के पट पर जो चमगादड़ नीरव उड़ान से चक्कर काट रहे हैं, वे भी सुंदर दिखते हैं।
मैंने देखा दिन भर की तपन, अशांति, थकान, दाह पहाड़ों में से भाप से उठकर वातावरण में खोए जा रहे हैं, जिसे ग्रहण करने के लिए पर्वत शिशुओं ने अपनी चीड़ वृक्ष रूपी भुजाएं आकाश की ओर बढ़ा रखी हैं। पर यह सब मैंने ही देखा, अकेले मैंने। महेश्वर ऊँघ रहे थे और मालती उस समय भोजन से निवृत्त होकर दही जमाने के लिए मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से धो रही थी और कह रही थी, अभी छुट्टी हुई जाती है। मेरे कहने पर ही कि 11 बजने वाले हैं। धीरे से सिर हिलाकर बता रही थी कि रोज़ ही इतने बज जाते हैं। मालती ने वह सब कुछ नहीं देखा। मालती का जीवन अपनी रोज़ की नियत गति से बहा जा रहा था और एक चंद्रमा की चंद्रिका के लिए, एक संसार के लिए रुकने को तैयार नहीं था। चांदनी में शिशु कैसा लगता है, इस अलस जिज्ञासा से मैंने टीटी की ओर देखा और वह एकाएक मानो किसी शेषवोचित वामता का मतलब है विपरीतता से भर उठा और खिसक कर पलंग से नीचे गिर पड़ा और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। महेश्वर ने चौंक कर कहा, क्या हुआ? मैं झपट कर उसे उठाने दौड़ा। मालती रसोई से बाहर निकल आई। मैंने उस खट शब्द को याद करके धीरे से करुणा से भरे स्वर में कहा, चोट बहुत लग गई है बेचारे को। यह सब मानो एक ही क्षण में एक ही क्रिया की गति में हो गया। मालती ने रोते हुए शिशु को मुझसे लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, इसके चोटें लगती ही रहती हैं, रोज़ ही गिर पड़ता है। एक छोटे क्षण भर के लिए मैं स्तब्ध हो गया। फिर एकाएक मेरे मन ने, मेरे समूचे अस्तित्व ने विद्रोह के स्वर में कहा। मेरे मन के भीतर ही बाहर एक शब्द भी नहीं निकला। माँ, युवती माँ, यह तुम्हारे हृदय को क्या हो गया है, जो तुम अपने एकमात्र बच्चे के गिरने पर ऐसी बात कह सकती हो, और यह अभी जब तुम्हारा सारा जीवन तुम्हारे आगे है। और तब एकाएक मैंने जाना कि वह भावना मिथ्या नहीं है। मैंने देखा कि सचमुच उस कुटुंब में कोई गहरी भयंकर छाया घर कर गई है। उसके जीवन के इस पहले ही यौवन में घुन की तरह लग गई है। उसका इतना अभिन्न अंग हो गया है कि वे उसे पहचानते ही नहीं, उसी की परिधि में घिरे हुए चले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मैंने उस छाया को देख भी लिया। इतनी देर में पूर्ववत शांति हो गई थी। महेश्वर फिर लेटकर ऊँघ रहे थे। टीटी मालती के लेटे हुए शरीर से चिपक कर चुप हो गया था। यद्यपि कभी एक आध सिसकी उसके छोटे से शरीर को हिला देती थी। मैं भी अनुभव करने लगा था कि बिस्तर अच्छा सा लग रहा है। मालती चुपचाप आकाश में देख रही थी, किंतु क्या चंद्रिका को या तारों को। तभी 11 का घंटा बजा। मैंने अपनी भारी हो रही पलकें उठाकर अकस्मात किसी अस्पष्ट प्रतीक्षा में मालती की ओर देखा। 11 के पहले घंटे की खड़कन के साथ ही मालती की छाती एकाएक फफोले की भांति उठी और धीरे धीरे बैठने लगी और घंटा ध्वनि के कंपन के साथ ही मुँह खो जाने वाली आवाज़ से उसने कहा, 11 बज गए हैं। इस तरह से ये हमारी कहानी पूरी होती है। इससे नेक्स्ट वाली क्लास में हम इससे संबंधित सारे प्रश्न हल करेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगे तो एक लाइक तो बनता ही है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।